क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी मेडिसिन को लेकर लोगों के मन में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, जिससे विशेषज्ञों का कार्य भी मुश्किल होता है। वहीं व्यक्ति के जीवन को खतरा भी उत्पन्न होता है, यानी वो रोगी जिसकी गंभीरता है उसकी जटिलताएं और बढ़ सकती हैं। ऐसे में किस तरह की देखभाल करनी चाहिए और किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये जानते हैं विशेषज्ञों से और समझ लेते हैं कि क्या है महत्व क्रिटिकल केयर का किसी भी ऐसे रोगी के लिए जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जिसकी बहुत सी जटिलताएं हैं और एक एक कदम, छोटी छोटी बातें उसके जीवन को बचा या उसकी तबीयत को खराब कर सकती हैं। कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, तो उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर करण मदान, एडिशनल प्रोफेसर पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और बहुत सी बातें हैं जिनका ज्ञान या तो परिवार के सदस्यों को नहीं होता, जिसकी वजह से रोगी के लिए जटिलताएं बढ़ सकती हैं। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या है गहन देखभाल और क्या महत्व है इसका उस व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में रोग की वजह से कई गंभीरताएं और जटिलताएं हैं। सबसे पहले डॉक्टर करण मदान, आपसे समझना चाहेंगे, जब व्यक्ति का जीवन बचाने की बात आती है, वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी को कई तरह की दिक्कतें हो रही होती हैं, पैरामीटर्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं और परिवार के सदस्यों को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऐसे में करना क्या है। बहुत सी चिंताएं, बहुत से भ्रम, बहुत सी शंकाएं होती हैं। कितना महत्व आप मानते हैं एक ऐसे समय में रोगी को गहन चिकित्सा यानी क्रिटिकल केयर ठीक तरह से मिले और जो डिसीजंस हैं जो व्यक्ति के जीवन को निर्धारित कर सकते हैं कि जो उसकी गंभीरता है वो कितनी रहेगी, वो सब उन पर निर्भर करता है? देखिए किरण जी, बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा आपने। जो क्रिटिकल केयर में एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है वो है समय, दैट इज़ टाइम, कि आप कितनी जल्दी क्रिटिकल केयर जिस मरीज़ को ज़रूरत है वो हम शुरू करते हैं जी। अब जो क्रिटिकल केयर है, जैसे आपने बताया, उन लोगों को जैसे चोट लगना या ट्रॉमा की स्थिति में हो सकता है, या फिर मेडिकल क्रिटिकल केयर जिनको कुछ बीमारियां हैं, उसके लिए उनकी हालत गंभीर हो गई है, जिसके लिए उनको क्रिटिकल केयर देना है। तो जब ये देखते हैं तो समय बहुत ज़रूरी है। जिसको मान लीजिए इन्फेक्शन है, ये भी देखा गया है कि अगर आप जितना समय डिले करते हैं एंटीबायोटिक शुरू करने में, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको ऑक्सीजन प्रदान करने में, तो उन मरीज़ों का जो आउटकम है, जो उनके ठीक होने की संभावना है, वो इफ़ेक्ट होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक उस तरह की चिकित्सा है जिसमें क्विक डिसीजन यानी समय पे उचित डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो जिन मरीज़ों को स्थिति उनकी गंभीर है, जिससे उनकी ऑक्सीजन की मात्रा गिर रही है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, जिनको ये डिसीजन लिया गया है कि उनको एक क्रिटिकल केयर या आईसीयू में होने की ज़रूरत है, उस चीज़ में डिले और ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसको शुरू करना चाहिए। जी, और ऐसी परिस्थिति में ये माना जाता है कि समय ही जीवन है, टाइम इज लाइफ, हर क्षण कीमती है, इसलिए देर नहीं करनी है और विशेष तौर पर जो विशेषज्ञ बताते हैं उस तरह से क्रिटिकल केयर यानी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलना आवश्यक है। डॉक्टर संजय कुमार, पैरामीटर्स की बात की जाए, क्या क्या पैरामीटर्स उसमें देखे जाते हैं जब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति क्रिटिकली इल है? और क्रिटिकल केयर की जब हम बात करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड केयर है, कौन से चीज़ें या कौन से तत्व इसमें शामिल होते हैं? देखिए किरण जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके वाइटल्स कैसे हैं, वो ब्रीदिंग सही ढंग से कर रहा है कि नहीं, उसका सर्कुलेशन कैसा है, ब्लड प्रेशर तो ठीक है, और फिर उसका सीएनएस लेवल कैसा है, वो कॉन्शियस है कि नहीं है, बोल पा रहा है कि नहीं, वो समझ पा रहा है कि नहीं। ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं जब हम क्रिटिकल केयर में डिसाइड करते हैं। और ख़ास करके ऑक्सीजन सैचुरेशन है हमारा, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस हम लोग करते हैं, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर देखते हैं, शुगर देखते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इसमें टेस्टिंग होता है। तो ये सारा हिस्ट्री के साथ साथ जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा पेशेंट को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है और कौन सा पेशेंट हम बिना क्रिटिकल केयर के मैनेज किया जा सकता है। जी, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है डॉक्टर करण, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अलग अलग विशेषज्ञ जो अलग अलग विभागों से है, उनकी जो एक टीम है वो मिलकर काम करती है। कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर विशेष तौर पर ध्यान रखे जाते हैं? और अगर मॉनिटरिंग की बात की जाए तो कौन से वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके योगदान से ये पूरी देखभाल की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है?
देखिए, क्रिटिकल केयर आज के समय में एक बहुत ही बड़ा फील्ड बन गया है, क्योंकि अब हम देखें कि स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है। जिस तरह आप देखें कि एक अलग-अलग जैसे विभाग हैं, और आजकल अलग-अलग विभाग अलग-अलग तरह से स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल केयर भी प्रदान करते हैं। जी। अगर आप एक ओवरऑल एक बड़े उसमें स्तर पे देखें तो एक सर्जिकल क्रिटिकल केयर है और एक मेडिकल क्रिटिकल केयर है। जो कि इमरजेंसी टाइप की क्रिटिकल केयर है, उसमें एक सर्जिकल पार्ट मेन आ जाता है और मेडिसिन वाला भी आता है। लेकिन अगर आप मेडिकल क्रिटिकल केयर की बात करें तो आजकल उसमें भी कई स्पेशलाइजेशन है, जैसे गैस्ट्रो लाइक पेट के या लिवर के डिजीज से रिलेटेड, या फिर न्यूरो क्रिटिकल केयर दिमाग के डिजीज से रिलेटेड, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर लंग से रिलेटेड। तो ये हम इसको एक स्पेशलाइज्ड वे में भी देख सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं इलाज के किसी मरीज के, वो ज़्यादातर सेम होते हैं। जिसमें ये जो इम्पोर्टेंट उसके जो एक कंपोनेंट जो हम कहें उसके तत्व हैं, वो हैं एक तो ऑक्सीजन का लेवल ठीक करने के जो यंत्र होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल वेंटिलेटर कहते हैं, या हाई फ्लो वाली ऑक्सीजन डिवाइस या ऑक्सीजन प्रदान करने वाली चीज़ें। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जो मास्क द्वारा दी जाती है, ये भी एक ऑक्सीजनेशन का तरीका है। दूसरे वो चीज़ें होती हैं जिससे हम मरीज़ के बीपी, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि एक कंटिन्यूस इन्फ्यूजन जो हम कहते हैं, जैसे एक बार टीका ना लगाना बट कंटिन्यूस 24 घंटे वो टीका चलना, जिस तरह से उसका बीपी मेंटेन रहे, ये इन्फ्यूजन पंप, ये सब चीज़ें भी एक लगी होती हैं। और कंटिन्यूस मरीज़ की एक मॉनिटरिंग हो रही होती है, मॉनिटरिंग के द्वारा कि उनका जो ऑक्सीजन का स्तर, ब्लड प्रेशर, ये सब कैसा है। तो देखा जाए तो बेसिक जो प्रिंसिपल हैं क्रिटिकल केयर के, मरीज़ का खाना किस तरह से चल रहा है, कई बार मरीज़ खा नहीं पाते तो ट्यूब द्वारा फीडिंग देना, और उनके शुगर लेवल को मेंटेन करना। कई बार मरीज़ हिल नहीं पाता है तो उनके पैरों में क्लॉट बनने की संभावना होती है, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जो एक जानलेवा कंडीशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में उसका इलाज करना, पैरों में एक पंप टाइप लगाना जिससे ब्लड का प्रवाह चलता रहे। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लेकिन ये कॉमन कंपोनेंट हैं जो हर मरीज को यूजली दिए जाते हैं। तो देखा जाए कुछ कॉमन प्रिंसिपल हैं वो दिए जाते हैं, और अगर जिस विभाग के हिसाब से मरीज को जरूरत है तो स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल केयर भी दी जा सकती है। जी। डॉक्टर संजय कुमार, ये वो अवस्था होती है जिसमें रोगी को सिर्फ एक समस्या नहीं है, कई तरह की जटिलताएं साथ चलती हैं। और दूसरा, जब डॉक्टर ये कहते हैं कि व्यक्ति को क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है या फिर इसको जो रोगी है आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो बहुत सा डर परिवार के सदस्यों को ऐसा लगता है मन में कि शायद ये एक लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ आ गया या अब कुछ नहीं हो सकता। विशेषज्ञ के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं स्थिति को? देखिए, ये एक तरह का मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जो कि कुछ मरीजों को दिया जाता है, और ये मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जो जिसमें स्पेशलाइज्ड केयर, जिसमें आपको ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं, एक बेड पे एक नर्स होती है, फिर आपका जो सारा जो हॉस्पिटल के जो रिसोर्सेस हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है टू सेव अ लाइफ। इसमें क्या होता है कि आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे ही पेशेंट एक जैसे होते हैं, सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोग ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे कंडीशन में आए जो कि रिवर्सिबल हो, और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि रिवर्सिबल कॉजेस ही क्रिटिकल केयर में आते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है, किसी को लंग में इन्फेक्शन है, या कोई और ब्रेन में इन्फेक्शन है, या फिर कोई सर्जरी के बाद वो क्रिटिकल केयर में कुछ समय के लिए रखते हैं आईसीयू में, या हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसको कहते हैं, उसमें कुछ समय के लिए रखा जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है, वीन ऑफ कर दिया जाता है, या फिर कुछ टेम्पररी समय के लिए, जैसे लंग फेलियर हो गया जिसको सीओपीडी, और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर या टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हो, ऐसे मरीजों को भी क्रिटिकल केयर में ऑब्जर्वेशन के लिए भी रखा जाता है। कई बार जरूरी नहीं है कि सभी को वेंटिलेशन पे ही डालना है आपको, तो ऑब्जर्वेशन में या क्लोज वॉच के लिए ऐसे मरीजों को जो बिल्कुल क्लोज वॉच किया जाए, उनके वाइटल्स देखा जाए, या कुछ भी ऐसा हमें अंदेशा है कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है या कुछ सीरियस कंडीशन हो सकती है, तो ऐसे मरीजों को भी हम वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए भी रखा जा सकता है। तो विशेषज्ञ के तौर पर आपके लिए मुश्किल होता है जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको समझाना, क्योंकि वो एक इमोशनल अटैचमेंट और जो ट्रॉमा की भी स्थिति है उसमें शायद जो फैक्ट्स हैं वो समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है? देखिए, जब क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट टीम होती है, वो सबसे बड़ा काम उनका ये होता है कि पेशेंट्स के रिलेटिव्स को अच्छी तरह से उनको जो पेशेंट की कंडीशन है उसको बार बार उनको बताते रहें, और उसमें कहीं पे भी उसमें झूठ ना बोलें तनिक भी, कि जो कंडीशन है पेशेंट की, अगर वो इम्प्रूव कर रहा है या वो डिटेरिएट हो रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट के रिलेटिव्स को बताते रहें, ताकि वो भी प्रिपेयर्ड रहें और वो भी इन्फॉर्म्ड रहें।
क्योंकि फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको तब होती है जब उनको कम्युनिकेशन गैप हो जाता है रिलेटिव्स और डॉक्टर्स के बीच में, और फिर उनको अचानक पता चलता है कि उनका मरीज सीरियस हो रहा है, तब उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जी, और समस्या तब भी होती है जब फैमिली मेंबर्स को ये लगता है कि जो जानकारी है वो हमें पूरी तरह से या ठीक तरह से नहीं दी जा रही। डॉक्टर करण, किस तरह के चैलेंजेस या चुनौतियां विशेषज्ञ के तौर पर रहती हैं, क्योंकि एक जो इमोशनल अटैचमेंट वाली हम बात कर रहे थे, जब आईसीयू में पेशेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड होती है, बहुत लोगों को मनाही होती है कि सब लोग बार बार अंदर नहीं जा सकते। ये बात समझाना जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो परिवार के लोग पेशेंट से मिलने के लिए आते हैं, किस तरह के खतरे पेशेंट के लिए बढ़ सकते हैं अगर बाहर से बहुत सारे लोग उस व्यक्ति से मिलने आए? देखिए, बहुत ज़रूरी, ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक मरीज़ एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में है जहाँ पे उनका इलाज हो रहा है, फैमिली मेम्बर्स का जो उनसे मिलना जुलना है लिमिटेड हो जाता है। तो दोनों तरफ की ये है कि एक हम पेशेंट की इंटरेक्शन भी चाहते हैं कि फैमिली मेम्बर से हो, लेकिन दूसरे हम ये भी चाहते हैं कि पेशेंट को या स्टाफ को उस तरह से रिस्क भी ना उत्पन्न हो। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शंस है, कॉमन कोल्ड जैसे चल रहा होता है, फ्लू सीज़न में कई लोगों को फ्लू, खांसी, ज़ुकाम, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल एक खांसी ज़ुकाम एक हेल्दी व्यक्ति के लिए कुछ भी ऐसी मेजर चीज़ नहीं है। लेकिन जब अगर वो रोगी के रिलेटिव को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और वो आईसीयू में जाएं, तो उनसे संक्रमण का रिस्क मरीजों को, उनके मरीज़ को और बाकी मरीजों को भी रिस्क बढ़ जाता है और स्टाफ को भी रिस्क बढ़ जाता है। तो इससे ये हो सकता है कि जो आईसीयू में क्रिटिकल केयर में कई बार मरीज होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, जिनको हम, जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कम होती है, जैसे पोस्ट ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, जिनका इम्यून स्तर वैसे ही कम है। अगर बाहर से लोगी के रिलेटिव्स वो इन्फेक्शंस लेके आईसीयू में आएंगे, उन इन्फेक्शन से बाकी मरीजों को और उनके खुद के मरीज को रिस्क बढ़ सकता है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को भी वो इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं, जिससे एक तरह के इन्फेक्शन आउटब्रेक हो सकते हैं। तो एक ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लिमिटेड टू लिमिटेड इंटरेक्शन है, जो आपका समय है मिलने का, उसी में मिलें। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और रिश्तेदारों को मिलने के लिए आप फोर्स ना करें ट्रीटिंग टीम को, बिकॉज उस तरह से आप अपने मरीज के लिए एक रिस्क उत्पन्न करते हैं। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर संजय, एक ईमेल है, सुचित जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनके पिताजी, उनकी आयु है 68 ईयर्स की एज है और आईसीयू में एडमिट है। उनको समस्या थी निमोनिया की, लेकिन निमोनिया ठीक हो गया, डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, साथ ही ब्लड में इन्फेक्शन चला गया था उसके बाद। तो उनको बार बार फीवर आ जाता है। क्या ये माना जाए कि ये जो इन्फेक्शन ब्लड में फैला है उसकी वजह से है, या फिर कोई बार बार वहाँ से भी इन्फेक्शन पिक हो सकता है अगर इस तरह का पेशेंट, यानी इम्यूनिटी कम है और पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज्ड, खास तौर पर आईसीयू में है? देखिए, आईसीयू में कई सारे इन्फेक्शंस के कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से फीवर आ सकता है, ड्रग्स की वजह से भी फीवर आ सकता है। जैसे निमोनिया करके एडमिट हुए हैं, उसके वजह से भी कई ऐसे निमोनियाज़ होते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट निमोनियाज़ होते हैं, या थोड़ा सा उनको समय ज़्यादा लगता है निमोनिया को ठीक होने में। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसे उन्होंने बताया कि ब्लड में इन्फेक्शन, कई बार क्या होता है, निमोनिया से ब्लड में इन्फेक्शन चला गया, या फिर कोई कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, जैसे जितने कई सारे कैनुलाज लगे होते हैं, आपको यूरिनरी कैथेटर लगा होता है और कई तरह के प्रोसीजर्स किए जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, या कई बार क्या होता है बेड सोर बन जाता है। वैसे तो आईसीयू में हम बहुत ख्याल रखते हैं कि बेड सोर ना बने, लेकिन कई बार ऐसा कंडीशन हो जाती है कि बेड सोर बन जाता है, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, जिसको कहते हैं कि जो आर्टरीज हैं उनके या वेन्स हैं उनके जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो कई सारे कॉजेस होते हैं फीवर आने के। वो तो वहाँ की जो टीम है वो उनको वो कल्चर्स वगैरह भेजते हैं और एंटीबायोटिक उसी के हिसाब से वो अपग्रेड भी करते रहते हैं। इससे जुड़ा एक और सवाल है, राजेश जी का सवाल है डॉक्टर करण। वो ये बोल रहे हैं कि उनकी सिस्टर, जिनकी एज है 38 इयर्स, हॉस्पिटलाइज हुई थी इन्फेक्शन की वजह से, लंग इन्फेक्शन इनको था, और जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर वो हर रोज़ ये कहते हैं कि इनका वेंटिलेटर हटाया जाएगा, लेकिन वेंटिलेटर नहीं हट रहा। तो ये जो वेंटिलेटर हटाने की प्रक्रिया है, इन्हें ऐसा लगता है कि क्या इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है अस्पताल की तरफ से? और दूसरा सवाल ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह के जो पेशेंट है उसमें डिसीजन लेना कि वेंटिलेटर कब रिमूव करना है, वो परिवार के सदस्य कैसे तय कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो बेसिक लेवल की जानकारी ही होती है।
देखिए, बहुत ज़रूरी सवाल है। इससे मैं एक और चीज़ अब आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को वेंटिलेटर दिया जाता है, उनमें क्या तकलीफ़ हो सकती है। जो वेंटिलेटर है, ये एक तरह का आर्टिफ़िशियल एक मशीन है, जो कि एक प्रेशर से ऑक्सीजन दे के मरीज़ को साँस लेने में हेल्प करती है। अब उसका फ़ायदा तो ये है कि प्रेशर से ऑक्सीजन दे के मरीज़ साँस ले पाता है, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, वो ये होता है कि मरीज़ के जो खुद के मसल हैं, जो काम करना चाहिए जिनको साँस लेने के लिए, वो काम नहीं करते उस स्थिति में। उस स्थिति में जब उन मसल्स को रेस्ट मिलता है, वो रेस्ट एक हानिकारक चीज़ होती है, जिससे वो मसल्स श्रिंक कर जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और जिनसे उनकी जो सांस लेने की और सांस लेने का प्रेशर लगाने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। इसीलिए जितने लंबे समय मरीज एक वेंटिलेटर पे रहता है, उनके मसल्स उतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अब इसीलिए मरीज को वेंटिलेटर से जल्दी हटाना एक क्रिटिकल केयर टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें हम कहते हैं कि डेली असेसमेंट फॉर वेंटिलेटर रिमूवल, कि आप रोज प्रयत्न करें, देखें कि क्या आपका मरीज वेंटिलेटर से हटाने की स्थिति में है, जो कि मरीज के रिलेटिव डिसाइड नहीं कर सकते। ये एक ट्रीटिंग टीम का पार्ट है। मरीज के रिलेटिव्स का जरूर एक वो है रोल, पूछना अपनी टीम से कि क्या आज हमारा मरीज हटाने की स्थिति में है, और ये रोज प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो जिन लोगों में मसल्स की वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिनकी क्रिटिकल केयर काफ़ी दिन हो जाती है, जैसे 5 से 7 दिन हो गए, उससे लंबे हो गए, तो उनको वेंटिलेटर से हटाने की जो प्रक्रिया है वो वैसे ही लंबी हो जाती है। तो ये एक तरह का बड़ा क्रूशियल बैलेंस है, जो कि ट्रीटिंग जो टीम है और उन मरीज को देखते हुए उनको करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी मरीज को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। जी डॉक्टर संजय कुमार, क्योंकि आईसीयू है, क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जिसमें हर तरह के गंभीर रोगी वहाँ पर होते हैं, और जो वहाँ का स्टाफ है वो कई दिनों तक लगातार काम करता है। ऐसे एनवायरनमेंट में किस तरह के सेफ्टी मेजर्स आवश्यक होते हैं जिससे पेशेंट्स के लिए भी जो रिस्क है उसको कम किया जा सके, और जो स्टाफ है उसकी सेफ्टी को बनाए रखने के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट में होता है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल। इसके लिए सारे टीम को, और इस टीम के अलावा भी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज़ होती हैं, जो कि टीम में आपके डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, जो सफाई कर्मचारी हैं, और जितने भी अन्य जो व्यक्ति हैं, वो सब के सब का रोल है कि आप इन्फेक्शन और स्पेशली जो क्रॉस इन्फेक्शंस होते हैं उस तरह की चीज़ें ना हो सके। तो इन्फेक्शन कैसे फैलता है हमें ये पहले देख लेना चाहिए। या तो ये कांटेक्ट से फैलता है, जैसे हैंड से हो सकता है, तो हैंड में हैंड हाइजीन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। डिसइंफेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। आपका फिर जो क्लोथिंग से होता है, क्लोथिंग से भी काफ़ी फैलने के चांस, तो आपको प्रॉपरली जो गाउन्स होते हैं वो पहनना चाहिए, या एप्रन पहनना चाहिए, और फिर उसके अलावा मास्क आपको पहनना चाहिए, शू कवर होता है, इसके अलावा पूरा जो आपका हेड कैप हो गया। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मेटिकुलस डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कैथेटर केयर हो गया, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, या कैनुला जो है, आपको कैनुला में हर रोज़ देखना होता है कि कहीं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस तो नहीं बन रहा है, कैनुला के आसपास ब्लड इकट्ठा तो नहीं हो गया, इन्फेक्शन तो नहीं फैलने का चांसेस हैं उसमें। और इसके साथ जैसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के बहुत केसेस आते हैं, तो उसके लिए आप डेंटल ओरल केयर और डेंटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनका डेली, इनफैक्ट आजकल को तो कहते हैं कि 4 आवरली या 6 आवरली आप ओरल केयर दीजिए, ताकि इस तरह के जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है। और फिर सिडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, सिडेशन कम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सिडेशन ना रखें। और जैसे डॉक्टर करण ने बताया कि वीनिंग के लिए हम एवरी डे हम लोग उसमें ट्राई करें। और इसके अलावा फिर हम जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि एयरबोर्न जो है, जैसे ह्यूमिडिफायर है, या एरोसोल जो होते हैं, जैसे एसी प्लांट से हो गया, नेबुलाइजर, ह्यूमिडिफायर्स, इनका वो सैंपल लेते रहें। वहाँ से जो आपके जो सरफेस इन डिसइंफेक्टेंट होता है, सरफेस से भी वो सैंपल लेते हैं, वाटर के सैंपल लेते हैं वो। और फिर जो माइक्रोबायोलॉजी में जो टीम है, वो पूरा वो आपके एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाती है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हॉस्पिटल में आइसोलेट हो रहे हैं, और क्या क्या सेंसिटिविटी है, उस कौन कौन से एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। तो उस तरह की एक एंटीबायोटिक पॉलिसी बनती है, और एक बहुत बड़ा SOP बनता है
कि तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है और विशेष तौर पर जो अटेंडेंट्स देखते हैं वहां पर पेशेंट को ये भी कहा जाता है कि एक अटेंडेंट सिर्फ एक पेशेंट की ही देखभाल करे, जिससे क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस या रिस्क को भी कम किया जा सकता है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, हमारे साथ हैं डॉक्टर करण मदान, और कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। पहला सवाल डॉक्टर संजय कुमार आपसे, बहुत से लोग ये मानते हैं कि क्रिटिकल केयर का मतलब है लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस पेशेंट जो हैं वो बच जाते हैं और बहुत ही कम केसेस होते हैं जो कि लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं। डॉक्टर करण मदान, क्रिटिकल केयर का मतलब है सिर्फ वेंटिलेटर लगाना? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मरीज को ओवरऑल उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, जैसे उसका बीपी ठीक करना और बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ वेंटिलेटर नहीं है। डॉक्टर संजय, क्या क्रिटिकल केयर उन्हीं रोगियों के लिए है जिनको इंजरी या किसी तरह का आघात हो या जो दुर्घटना वाले लोग होते हैं? नहीं, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया क्रिटिकल केयर का, जो ट्रॉमा क्रिटिकल केयर होता है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर करण ने बताया कि न्यूरोसर्जिकल और सर्जिकल आईसीयू अलग होता है, मेडिकल आईसीयू अलग होता है, कोरोनरी केयर अलग होता है, तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी केयर अलग होता है, तो बहुत सारे आईसीयूज हैं, तो क्रिटिकल केयर उसी हिसाब से डिवाइडेड है। डॉक्टर करण, बहुत से लोग ये मानते हैं कि काफ़ी हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपना बिल बढ़ाने के लिए रोगी को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, मतलब अधिकतर मामलों में इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये कई बार हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल प्रैक्टिस से भी वेरी करता है, पर ज़रूरी यही है कि उन्हीं मरीज़ों को क्रिटिकल केयर और आईसीयू की प्रॉपर केयर दिए जाए जिनमें ऐसी कोई स्थिति है जिसके लिए उनको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, बीपी या अनस्टेबल, जो मरीज स्टेबल नहीं है उनको शिफ्ट किया जाए। कई बार स्टेबल मरीज भी होते हैं जिनको गहन मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, उनको भी शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर संजय, क्रिटिकल केयर को जितना डिले किया जाए, विलंब हो जितना, उतना ही बेहतर है? नहीं, इसका उल्टा, बल्कि जितना क्रिटिकल केयर जितना जल्दी दिया जाएगा उतना अच्छा रिजल्ट रहेगा आपको, क्योंकि आपको एक स्पेशलाइज्ड केयर मिल रही है क्रिटिकल केयर में। क्या क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी मेडिसिन और पैलिएटिव केयर एक ही स्थिति या देखभाल है डॉक्टर करण? देखिए, नहीं, पैलिएटिव केयर आपने बहुत ज़रूरी आप चीज़ लाए। पैलिएटिव केयर वो होता है कई बार जिन मरीज़ों में लगता है कि उनके डिजीज़ को सही होने की संभावना नहीं है, जैसे कि एडवांस कैंसर है या फिर एक एडवांस्ड ऐसा डिजीज़ है जिससे मरीज़ के वापस आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। उस केस में ज़रूरी ये होता है कि मरीज़ का कंफर्ट हम ऑप्टिमाइज़ करें, जिसको पैलिएटिव केयर कहते हैं, जिसमें कि मान लीजिए एंड ऑफ लाइफ केयर है, उसमें मरीज़ अपने अंतिम उस समय में कंफर्टेबल रह पाए। ये एक अलग, एक बहुत स्पेशलाइज्ड पार्ट है क्रिटिकल केयर का। देखिए, राइट। डॉक्टर संजय, क्या क्रिटिकल केयर का मतलब है पेन एंड सफरिंग, यानी दर्द और बहुत ज़्यादा सफ़र करना पेशेंट के लिए? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ तो हम सिडेशन और मसल रिलैक्सेंट से पेशेंट को बहुत खास ख्याल रखा जाता है और एनाल्जेसिया काफ़ी यूज़ होता है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती, बल्कि उनसे राहत मिलती है। बल्कि इससे राहत होती है। जी डॉक्टर करण, क्या बहुत ज़रूरी है हाइजीन का ध्यान रखना या ऐसे व्यक्ति को सही न्यूट्रिशन या पोषण का विशेष ध्यान देना? बहुत ज़रूरी है हाइजीन। जैसे बताया, इन्फेक्शन कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें जो इन्फेक्शन को रोकती हैं, और जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, बिकॉज जैसे मैंने बताया वेंटिलेटर पे वीकनेस बहुत जल्दी आ जाती है, तो न्यूट्रिशन देना, जो नहीं खा पा रहे उनको ट्यूब से देना या कई बार ब्लड के रास्ते भी न्यूट्रिशन देना पड़ता है। डॉक्टर संजय, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि बार बार आईसीयू या क्रिटिकल केयर में रोगी की जांच बहुत रिपीट करवाई जाती है, क्या इसकी आवश्यकता वाकई होती है? जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रिटिकल मिनट टू मिनट इसमें डिसीजन लेना होता है, और कई बार क्या होता है कि एक दिन में हम कई बार 3 बार 4 बार भी ब्लड सैंपल्स भेजे जा सकते हैं, तो ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है पेशेंट का मॉनिटरिंग करने के लिए। डॉक्टर करण, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर रोगी को परिवार के लोग बार बार मिलने आएंगे तो उसके लिए अच्छा है, और डॉक्टर सिर्फ इसीलिए कि उनके लिए कंफर्ट रहे रोगी से मिलने नहीं देते। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? देखिए, जहाँ तक संभव हो रोगी से जो मिलने का है, जो इंटरेक्शन है, वो कम से कम रखा जाए, और 1 या 2 लोग ही रिपीटेडली मिलें तो वो बेटर है, बिकॉज जितनों को आप मिलाएंगे उससे रिस्क इन्फेक्शन का बढ़ेगा। कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम मिलने का टाइम इंक्रीज करते हैं, जैसे आईसीयू में डिलीरियम हो जाता है कई बार मरीज को, मरीज अपनी ओरिएंटेशन में नहीं रहता मॉर्निंग इवनिंग की, उस केस में हम खुद ही कहते हैं कि आप फैमिली टाइम बढ़ाएं। राइट। डॉक्टर संजय, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या महत्व है क्रिटिकल केयर का और इसे समझना सभी के लिए कितना और क्यों आवश्यक है?
ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका मरीज वहाँ पे है और आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं डॉक्टर टीम को, और ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करते हुए आप उसको समझ के ही, आप इंफॉर्मेशन से ही आप सहायता कर सकते हैं डॉक्टर टीम को और अपना सहयोग दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर करण मदान, आप दोनों का ही। बहुत से अहम विषयों पर बात की है और बहुत से भ्रमों को दूर किया है, जिसकी वजह से जटिलताएं भी बढ़ती हैं रोगी के लिए और जीवन के लिए खतरा भी। समझ और ज्ञान से ही जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, और जब बात हो व्यक्ति के जीवन की, तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना, जिनके बारे में जागरूक होना और जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ रोग ठीक होने की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन की है, जिसके लिए परिवार भी चिंतित होता है और विशेषज्ञ भी। परिवार को कई बार ऐसा लग सकता है कि विशेषज्ञ ध्यान नहीं दे रहे या बहुत ज़्यादा उनको मिलने नहीं दे रहे, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो बात है या ये जो प्रिंसिपल सेट किए जाते हैं, ये रोगी की सेफ्टी या उसके जीवन की रक्षा के लिए किए जाते हैं। टोटल हेल्थ के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। लौटेंगे कल एक नए विषय के साथ। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।